स्क्रीन, अगर दरमियान में कोई इशू आता है इंटरनेट के हवाले से और कनेक्शन ड्रॉप हो जाती है तो फिर मैं आप लोग के साथ रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा और मतलब उस केस में फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। एनीवे, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आई वाज मेनली फोकसिंग ऑन स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म एंड सिनिसिज्म। ये तीन कुछ थॉट्स थे कि जिनके हवाले से मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर कर रहा था। आज मैं चाहता हूं कि हम कन्वर्सेशन इसी पोलिबियस से स्टार्ट कर ले। पोलिबियस को यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है एज ए हिस्टोरियन, क्योंकि उनका मोस्टली जो वर्क है वो हिस्ट्री के हवाले से है और हिस्ट्री में भी उसका मेनली फोकस ग्रीको रोमन एम्पायर है, स्पेशली रोमन एम्पायर के उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और रोमन एम्पायर के ग्रेटनेस के पीछे क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या इन अदर वर्ड्स व्हाट लाइज बिहाइंड द सस्टेनेबल एंड स्टेबल इंस्टीट्यूशंस विद इन द रोमन एम्पायर। ठीक है, सो असल में ये 167 से कहानी शुरू होती है कि रोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया मैसेडोनियन एम्पायर पे और रिजल्टेंटली जो ग्रीक के आइलैंड्स है या डिफरेंट रीजन्स हैं वो रोम के कब्जे में आ गई। तो एक नेचुरल सी बात है कि वहां पे मतलब रेजिस्टेंस भी आया रोम को, और रेजिस्टेंस भी ग्रीक के आइलैंड से आया, ग्रीस के डिफरेंट रीजन्स हैं, आर्केडिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पोलिबियस की बर्थ हुई है और पोलिबियस के इसी रीजन से ही कुछ लोगों ने रिवोल्ट की, बगावत की अगेंस्ट द रोम, but that revolt was not as that much successful and they were captured and arrested, क्योंकि उसका जो लीग था, जो ग्रुप था, अकियन लीग उसको कहते हैं, तो उस लीग के लोगों में किसी ने कंस्पिरेसी की और मतलब आसान अल्फाज में रोम के अंडर वो इन लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज के इनके जो मेंबर्स है उनको मतलब डिटेन किया गया, डिटेंशन में रखा गया, बट उनकी ट्रायल नहीं हुई। ठीक है, और तकरीबन 17 इयर्स तक ये जेल में रहे। पोलिबियस भी उस केस में आते हैं क्योंकि पोलिबियस भी खुद इस रिवोल्ट का हिस्सा था, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था उस लीग का, और रिजल्टेंटली वो भी कैप्चर हुए और उस जेल में गए। ठीक है, बट पोलिबियस का जो टाइम है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट गुजरा, और वो सेंस में कि ही वाज ट्रीटेड एज अ गेस्ट रादर देन एज अ प्रिजनर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट makes him important figure, and even giving him that opportunity to become a great person and to write and to be involved in intelligentsia and academic work. वहां पे उसका एक फ्रेंड बना स्किपियो, जिसका नाम है स्किपियो अफ्रीकानस द यंगर। ही बिकेम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ स्किपियो एंड दिस फ्रेंडशिप opened up the ways to the highest political circles of Rome, क्योंकि स्किपियो खुद रोमन एम्पायर के बड़े लोगों के साथ उनका ताल्लुक था, तो इसी बेस पे पोलिबियस भी उनके उस ग्रुप में आ गए और पोलिबियस को भी ये मौका मिला कि वो रोमन के बड़े लोगों से मिले, उनसे बात करे और रोम के ग्रेटनेस के बारे में, रोम के इस बड़े इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के को स्टडी करे थॉरोली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पोलिबियस स्टडीड diligently the history and institutions of Rome, becoming in the process an ardent admirer of the Roman state. रिजल्टेंटली बहुत बड़े उसके वो निकले, एक फैन बन गए रोम के। वो क्या चीजें थी कि जिसकी वजह से मतलब पोलिबियस इतना इंस्पायर हुए, इसको हम मेनली फोकस करेंगे इस डिस्कशन में। Scipio's generosity enabled Polybius to conduct lengthy and expensive historical investigation, and the result was the work of 40 books. ठीक है, so you can see कि 40 book एक मतलब voluminous work है, जिसके मतलब 5 books exist करते हैं, 5 volumes exist करते हैं, but the rest of them were are in fragments and they were not in quite a healthy form. ठीक है, so but anyway that's a very fascinating historical investigation कि उन्होंने तकरीबन 40 वॉल्यूम्स का एक बुक लिखा इसके ऊपर और रोम के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसको इलाबोरेट किया, उसके रीजंस और उसके स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी का आइडिया
दिया. So Polybius' purpose was to discover the reasons for Rome's greatness. What he considered to be the excellence of the Roman constitution, which had avoided the dangers that always confronted the unmixed form of the state, a state wholly monarchy, an oligarchy, or a democracy. ये सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुए हैं इसमें, बट एनीवे मैं आपको बेसिक आइडिया दूं कि पोलिबियस का ख्याल ये है कि रोमन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेलेंस उसके उस मिक्स्ड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, ना कि उसके अनमिक्स्ड फॉर्म में. मतलब अनमिक्स्ड फॉर्म का मतलब यह है कि रोम के अंदर सिर्फ एक मोनार्की या सिर्फ एक ओलिगार्की या सिर्फ एक डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, बट इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिक्स सिस्टम, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ ये चीजें एग्जिस्ट कर रही थी. एंड दैट इज व्हाट मेड द रोमन कॉन्स्टिट्यूशन एन एक्सेलेंट कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू मे रिकॉल दैट ओल्ड एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल के मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स अप रखे, सो इट विल स्ट्रेंथन द एंड स्टेबलाइज द सिस्टम, ठीक है. सो here right now Polybius is rediscovering Aristotelian theory within the Rome, and this is what makes also Aristotle a contributor in that idea, because basic idea उसकी तरफ से आया है, but Polybius उसके ऊपर मजीद वर्क कर रहा है, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है विद इन द रोम. क्योंकि एरिस्टोटल का तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि उसके इंक्लिनेशन ग्रीक सिटी स्टेट तक महदूद है, ठीक है. सो पोलिबियस इज इन अदर वर्ड्स ही इज द एरिस्टोटल रोम, ठीक है, कि मतलब वही एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल्स यहाँ पे देख रहे हैं और सिस्टम के अंदर भी, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है. पोलिबियस रिलाइंग मेनली अपॉन एन एप्लीकेशन Aristotle's theory of mixed constitution asserted that a state employing solely a monarchical or aristocratic or democratic form is bound to deteriorate into its corruption, monarchy into despotism, aristocracy into oligarchy, and democracy into mob rule. तो ये वही ओल्ड प्रिंसिपल है कि अगर आप एक ही सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि वो बहुत आसानी के साथ अपने करप्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है और आपका वो असली सिस्टम वो आपसे रह जाता है, ठीक है. So that is how he is also reconceptualizing the older principles, ठीक है. So Rome के अंदर Polybius held like Rome के बारे में उसका ये ख्याल था कि Rome had been able to check the natural tendency to decay through the use of mixed constitution. In a mixed constitution, elements of the simple governmental forms are present but in equal force. Each checks the other and prevents it from being too much itself. In this best of all possible situations, tyranny cannot be so great as to provoke revolt, oligarchy so powerful as to stimulate popular resentment, or democracy so uncontrolled as to become anarchy. Such a system permits movement and progress, but does not permit it to get out of hand. ठीक है. So Polybius is saying कि इस सिस्टम का जो रोम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको इसके डिके से बचाने के लिए, इसके जवाल से बचाने के लिए जो 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 बेसिक चीज एग्जिस्ट करती है वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. ये मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन इसको उन्होंने और कुछ बाज उसी टाइम के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने नाम दिया इसको द कंपोजिट स्टेट, ठीक है. ये यहाँ पे ये फुट नोट के अंदर मैंने लिखा है द कंपोजिट स्टेट. तो कंपोजिट स्टेट, कॉमनवेल्थ, ये सारे टर्म्स ये बाद में सिसरो ने भी यूज किए हैं. ये टर्म्स बेसिकली इसी मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिनोट करते हैं, मतलब बेसिक मीनिंग उसके यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, चेक कर ले बिलाल को शायद वॉइस का प्रॉब्लम है या सबको है, आप मुझे बता दें अगर प्रॉब्लम है वॉइस में, आप सुनने में इशू है तो लेट मी नो. सर या है प्रॉब्लम. सर इफ पोलिबियस वाज अ फैन ऑफ दिस सिस्टम तो फिर उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया? No, the interesting phenomena is कि पोलिबियस ने तो अर्लियर रिवोल्ट किया, उसको ये पता नहीं था कि रोम की फाउंडेशन इसी चीजों पे एग्जिस्ट करती है. He revolted just because Rome was an occupier, a usurper, ठीक है. बेसिक प्रॉब्लम यही था कि मतलब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जब हमारे ऊपर ब्रिटिश एम्पायर आया और उसके मतलब उसके खिलाफ हमने बगावत की 1857 में, तो इसका ये मतलब नहीं था कि हमें मतलब ग्रेट ब्रिटेन के या यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर या फ्रेमिंग का
उसके बेस पे हम रिवोल्ट कर रहे हैं। नो, वी वर नॉट रिवोल्टिंग ऑन दैट बेसिस, वी वर रिवोल्टिंग जस्ट बिकॉज दे ऑक्युपाइड अस, ठीक है। उन लोगों ने हमारी फ्रीडम को क्वेश्चन की। सो आमना इस पोलिबियस की मतलब बाद में एक सेंस में जो मतलब ही इज सेलिब्रेटिंग द सिस्टम, दिस इज बिकॉज ही डिस्कवर्ड दिस पॉइंट क्वाइट लेटर, ठीक है। उसको अर्लियर ये पता नहीं था, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस ही सेज के फॉर एग्जांपल जो सिस्टम वर्क कर रहा है इसके अंदर ये चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर ये इसी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। और आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि पोलिबियस इज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये पहले एरिस्टोटल ने तो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, बट ये चेक्स एंड बैलेंसेस का टर्म या सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट जो है, जो कि बहुत बाद में मॉन्टेस्क्यू ने डिस्कवर किया था क्वाइट लेटर इन 17-18 सेंचुरी, तो ये पोलिबियस ने पहले डिस्कवर किया था और पोलिबियस को मतलब क्रेडिट जाता है इस केस में। एनीवे, इज देयर एनी क्वेश्चन समबडी? If not, then I should move on. Okay, so anyway, I will talk about the Roman Empire in upcoming classes. आतिफ, ये आज हम पोलिबियस के ऊपर बात कर रहे हैं। पोलिबियस कौन था? एक हिस्टोरियन था और उसकी बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या है उस पे हमने, लेकिन ये मतलब एक ब्रीफ डिस्कशन था पोलिबियस के ऊपर। मैं उसके डिटेल्स में नहीं गया और ना इस स्टेज पे सच हमारे लिए इतनी डिटेल की जरूरत है। जस्ट कुछ बेसिक्स का हमें पता हो कि हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक थॉट के अंदर क्या नई चीजें आ रही हैं। सो यू मे सी के मतलब यहाँ से हम शिफ्ट हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टूवर्ड्स रोमन सिस्टम। रोम के एम्पायर के लॉज, वहाँ के गवर्नेंस, वहाँ के सिस्टम, उस पे हम थोड़ा सा उसका जिक्र कर रहे हैं। कमिंग क्लासेस में अगर मौका मिला तो मैं ज़्यादा बात करूँगा रोम कहाँ से आया, रोम की बिल्डअप कैसे हुई, रोम का डिक्लाइन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कमिंग क्लासेस में इसी पे डिस्कशन है कि रोम का डिक्लाइन हुआ है, रोम एम्पायर का, और उसका जवाल, उसके पीछे बहुत सी थ्योरीज और बहुत से आइडियाज हैं। एंड देयर लाइक पीपल आर डूइंग PhDs ऑन दीज टॉपिक्स के, एक छोटे छोटे से टॉपिक के ऊपर, क्योंकि रोमन एम्पायर तकरीबन 1000 से ज्यादा साल का टाइम लगा है उसको मतलब टू रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो like history is full of Roman Empire, and Roman Empire is a very much you can say an area of study where you can spend the rest of your life understanding their system, understanding their history, understanding the reasons and causes for their rise and the causes and reasons behind its fall. तो लाइक इट्स अनदर वर्ल्ड, ठीक है। रोमन एम्पायर एक डिफरेंट किस्म की वर्ल्ड है और उसकी हिस्ट्री को जानने और समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगरचे मैं तो खैर वो नहीं कर सकता ना, ये उसके लिए फिर आपने हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री मतलब कवर करनी पड़ेगी। बट जस्ट हमारे लिए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से या पॉलिटिकल फिलॉसफी के डोमेन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ। एनीवे, सिसरो के ऊपर बात करते हैं। सिसरो एक बहुत बड़ा नाम है रोम के हिस्ट्री के अंदर, उसका जिक्र होता है। और ही वाज अ लॉयर, ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, he is considered to be one of the leading advocates of the natural law theory and stoicism। ये जो अर्लियर मैंने डिस्कशन की थी स्टोइसिज्म के ऊपर। सो सिसरो के पर्सपेक्टिव से स्टोइसिज्म क्या है और उसको उसने कैसे देखा, आज इस पे बात करते हैं। सो द पेजेस ऑफ रोमन हिस्ट्री आर लिबरली sprinkled with the names of great jurists, statesmen and military leaders, but not with the names of the great political philosophers. Like as such, यहाँ पे political philosophy और इन लोगों के philosophers के नाम बहुत कम आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि रोम को क्रेडिट जाता है उसके लीगल सिस्टम के अंदर, ठीक है। और लीगल सिस्टम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रोम ने ही समहाउ मतलब डेवलप किया है। तो इसलिए यहाँ पे ये ज्यूरिस्ट्स और लीगल लोग और स्टेट्समैन और लीडर्स और मिलिट्री जनरल्स,
ये लोग बहुत ज्यादा आप देखेंगे एज कम्पेयर टू द फिलोसोफर्स बहुत कम इसमें आप देखते हैं. So and you can see Saint Augustine later on is a philosopher in Rome. ठीक है. But again, he is a part of the medieval world. So Cicero was a lawyer and a good one. He was a statesman of the highest quality and order. Indeed, he rose to the post of consul during his distinguished career. So even यहाँ तक एक बहुत बड़ा लीडिंग स्टेटमेंट था कि he became a consul. कंसोल ज्यादातर वही लोग होते हैं जो कॉन्सुलेट के अंदर वर्क करते हैं या एक एम्बेसिडोरियल वर्क के ऊपर मतलब अपने सर्विसेज परफॉर्म करते हैं. सो ही वाज अ काइंड ऑफ एम्बेसडर आल्सो टू इन हिज लेटर पार्ट एंड ही वाज लाइक हाईएस्ट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट. ठीक है. But we find little originality in the writings of which he is best known, his Republic and Laws. उसने एट द सेम टाइम ना सिर्फ लीडिंग या स्टेट्समैनशिप या बेसिक state of the art work kiya within the system, but he was also a scholarly person. Like he wrote and he developed 2 books which are mostly known as the Republic and Laws. Or again you can see the resemblance to the Plato here ke uske book ka naam bhi Republic hai, Cicero ke book ka naam bhi Republic hai, aur isi tarah Laws bhi. Both the style and the substance of these works are Greek. Cicero used the dialogue form as did Plato, but far less skillfully. Again, Plato की तरह skillful नहीं है, but again he adopted that position, that way of discussion. The philosophy is Stoicism, another Greek invention. Cicero's statement of Stoic philosophy is clear and compelling. This is, he says, a law of nature, which is the constitution of the world. It is the same for everyone, everywhere. On the basis of its dictates, the rules of government and actions of rulers will be judged. So you can see he's defining Stoicism in his statements as a law of nature, which is the constitution of the world. He considers Stoicism and Stoic philosophy as the philosophy of the entire world. ठीक है. एक ऐसी फिलोसफी जो कि सिर्फ ग्रीक रोम तक महदूद नहीं है बल्कि सारी दुनिया तक इसकी एक्सपेंशन होती है और हर किसी पे इक्वली एप्लीकेबल है. ठीक है. सो that is how he is defining natural law. मजीद उनके अपने लैंग्वेज में आप देखें यहाँ पे वो कैसे डिफाइन करते हैं natural law और stoic philosophy को. So he says true law is right reason in agreement with nature. True law, जो भी law है वो right reason है जो नेचर के साथ एग्रीमेंट में हो. मतलब आसान अल्फाज में किसी भी लॉ को आप अगर ट्रू कंसिडर करते हैं तो वो हमेशा रैशनल होगा और वो हमेशा नेचुरल प्रिंसिपल्स पे होगा. मतलब वहां पे नेचर और रीजन की एग्रीमेंट होगी. इट इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, अनचेंजिंग एंड एवरलास्टिंग. इट समन्स टू ड्यूटी by its commands and averts from wrongdoing by its prohibitions. ये एक ऐसी लॉ है जो कि जिसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, अनचेंजिंग है, एवरलास्टिंग है, हमेशा से होती है और हमेशा से सब पे मतलब ओमनी प्रेजेंट है एक सेंस में. ये अपनी ड्यूटी तक लोगों को बुलाती है, कमांड करती है और लोगों को रॉन्ग डूइंग से प्रोहिबिट करती है अपने commands के through. And it does not lay its commands or prohibitions upon good men in vain. मतलब ये फजूल में किसी को commands या prohibitions नहीं करती. Though neither have any effect upon the wicked. इसका इसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई बंदा नेक है या कोई बंदा बुरा है. It doesn't matter. ठीक है. ये नेचुरल लॉ सब पे ऐसे सेंस में अप्लाई होती है कि ये किसी बुरे और अच्छे की तमीज नहीं करती. ठीक है. It is a sin to try to alter this law. Nor it is it allowable to attempt to repeal any part of it, and it is impossible to abolish it entirely. ठीक है. ये एक ऐसी लॉ है कि जिसको चेंज करना एक गुनाह है. ठीक है. और इसको रिपील करना, इसको रिजेक्ट करना अलाउ नहीं है. ठीक है. और इसको खत्म करना इम्पॉसिबल है.
ठीक है. We cannot be freed from its obligations by Senate or people, or we need not to look outside ourselves for an expounder or interpreter of it. इसके लिए किसी जज, मैजिस्ट्रेट, किसी जुडिशरी, किसी लीगल सिस्टम या किसी लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है, किसी सेनेटर की जरूरत नहीं है कि वो इसको हमसे जुदा कर ले. मतलब ये हमारे ऊपर ऐसे हावी है कि हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस तक जाती है. एंड देयर विल नॉट बी different laws at Rome or at Athens, or different laws now or in the future. One eternal and unchangeable law will be valid for all nations and all times. And there will be one master and ruler, that is God, over us all. For he is the author of this law, its promulgator and its enforcing judge. Whoever is obedient is fleeing from himself and denying his human nature. And by reason of, disobedient. And by reason of this very fact, he will suffer the worst penalties, even if he escapes what is commonly considered punishment. So he says कि ये एक ऐसी लॉ है जो कि खुदा ने कायम की है, जो कि उसका मास्टर है, एक रूलर है, ठीक है. और ये सारी दुनिया में, सारे टाइम्स में, सारे लोगों पे, सारे नेशंस पे इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है. इसको डिसोबे करना ऐसा है जैसा कि आप अपने ह्यूमन नेचर को डिसोबे करते हैं, ठीक है. और इसलिए आप इसकी पेनल्टी से नहीं भाग सकते, ठीक है. चाहे आप किसी सिविल मजिस्ट्रेट और किसी गवर्नमेंट के अंदर पनिशमेंट से भाग जाएं, लेकिन इसके पनिशमेंट से आप नहीं भाग सकते. ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ये आपको सजा देगी, ठीक है. सो यू कैन सी के हाउ फोर्सिबली एंड एम्पैथिकली सिसरो इज डिफाइनिंग दिस नेचुरल लॉ, ठीक है, जो कि उनके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन है सारी दुनिया का, ठीक है. Under this law, all men are equal. It is properly binding on all because all men endowed as they are with the capacity to reason can understand it. ठीक है, हमारे अंदर रीजन है और वही रीजन की वजह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. सिसरो खुद कहते हैं, ये ऊपर जो कोटेशन था ये भी जो मैंने इटालिसाइज फॉर्म में आप लोग के सामने पेश किया था, ये सिसरो की अपने ही वर्ड्स है. ये भी सिसरो खुद कहते हैं, ये रिपब्लिक में उसके ये कोटेशंस है. रीजन विच अलोन रेजेस अस अबव द लेवल ऑफ बीस्ट्स एंड इनेबल्स अस टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, to prove and disprove, to discuss and solve problems and to come to conclusion is certainly common to us all. ठीक है, वो कहते हैं कि रीजन हमें जानवरों से जुदा करती है, बीस्ट से हमें डिफरेंशिएट करती है, बिकॉज हम इन्फ्रेंसेस करते हैं, हम चीज़ों को रिट्रीव करते हैं अपने थिंकिंग से, हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, डिसप्रूव करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, ये इसी रीजन के बेस पे, ठीक है. क्योंकि ये हम सब के लिए, वो कहते हैं, इज सर्टेनली कॉमन टू अस ऑल एंड दो वेरिंग एट लीस्ट इन द कैपेसिटी टू लर्न, इट इज इनवेरिएबल. मतलब इसके लर्निंग के कैपेसिटी के अंदर हम वेराइटीज रखते हैं. मतलब बाज लोग इसको एक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, बाज लोग में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आफ्टर ऑल जो बेसिक चीज है वो सब में कॉमन है, ठीक है. Men share the same characteristics everywhere, though there are differences among them. अगरचे मतलब शक्ल से हमारे differences हैं, region से differences हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में हम सब इक्वल हैं. बट व्हाट नेशन डज नॉट लव कर्टेसी, काइंडलीनेस, ग्रेटिट्यूड एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फेवर बिस्टोर्ड. ठीक है, लाइक कौन सा दुनिया में वो कहते हैं कौम है जो कि कर्टेसी और रहमदिली और ग्रेटिट्यूडनेस को मतलब वो पसंद नहीं करती. मतलब हर एक बंदा इसको पसंद करता है, हर एक बंदा मतलब अपने लिए अच्छे को पसंद करता है. एंड ही सेज व्हाट पीपल डज नॉट हेट एंड डिस्पाइज नॉटी, द विकेड, द क्रूअल एंड द अनग्रेटफुल. मतलब दुनिया में वो कौन ऐसा बंदा है जो कि बुराई को कंडेम नहीं करता, जो कि अनग्रेटफुल बिहेवियर को मतलब कंडेम नहीं करता. मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सब में कॉमन है, ठीक है. हम ये गुड और बैड की तमीज हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस के अंदर है, ठीक है. Okay, so that's very compelling. मजीद वो क्या कहते हैं, men may be corrupted by bad habits and justice is not always done, but men have received right reason and they are all equal under the law. मतलब ये इसमें शक नहीं कि बेड आदात से आप
करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि एक स्टेट के अंदर जस्टिस सर्व ना किया जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इंसान गलत काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इनके पास राइट रीजन नहीं है या ये इसी लॉ के अंडर इक्वल नहीं है। नो, सब एक इसके अंदर इक्वल है और सबके पास राइट रीजन है। नॉट मेरेली सिटीजन्स आर इक्वल बट ऑल मेन इक्वल, मतलब सिर्फ सिटीजन्स की भी बात नहीं हो रही, सारे लोग इक्वल हैं। Cicero is considerably more cosmopolitan than Aristotle, who thought of equality only as applicable to the relationship among citizens of the city-state. So you can see कि यहाँ पे वो Aristotle से भी ज़्यादा एक broad mind person है, because he says कि मतलब इक्वेलिटी सिर्फ सिटी स्टेट तक महदूद नहीं है, इक्वेलिटी सिर्फ बर्थ के बेस पे नहीं है, ठीक है। इक्वेलिटी सबके पास है जो भी जहां भी पैदा हुआ है, ठीक है। सो इवन द स्लेव इन सिसरो's व्यू ऑफ द नेचुरल लॉ इज एंटाइटल्ड टू मेजर ऑफ इक्वेलिटी। दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग के मिडीवल एंशिएंट वर्ल्ड में भी एक बंदा स्लेवरी के मतलब एक खिलाफ एक पॉइंट रेस कर रहा है और स्लेव्स को एक सेंस में मतलब इक्वल कंसिडर कर रहा है टुवर्ड्स द फ्री पीपल, ठीक है। सो अगेन बट ये एक बात है कि ही इज नॉट सेइंग कि स्लेवरी को आप खत्म कर ले या इस तरह का कोई काम कर ले, लेकिन एज सच वो ये बेसिक फाउंडेशन दे रहे हैं कि स्लेवरी इज नॉट द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। Slavery need not to be abolished, but the slave is nevertheless a human being with the capacity to reason and has rights that must be respected, ठीक है। तो मतलब और rights का भी for the first time you can see रोम के अंदर टर्म यूज हुआ है राइट्स का, ठीक है। लेकिन कीप ऑन माइंड कि ये राइट्स सिर्फ राइट्स नहीं है, ये वही ड्यूटीज और राइट्स का कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब आप ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे तो आपको राइट्स मिलेंगे। ये एक ऐसी वे के साथ सिसरो ये आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप पहले ड्यूटीज करेंगे फिर राइट्स हैं, ठीक है। His owner should treat him as he would a hired laborer, ठीक है। मतलब उसका जो ओनर है जो स्लेव्स का, वो उसको एक लेबरर की तरह ट्रीट कर ले, ठीक है। द स्टेट टू must be judged on the basis of how well they accord with the laws of nature. स्टेट के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस को भी हम इसी पे जज करेंगे कि मतलब यहाँ पे लॉज ऑफ नेचर फॉलो होते हैं या नहीं, ठीक है। A law does not represent justice merely because it has utility, because it works, nor a law necessarily just because it has consent of the people to give it force. A law may work injustice, and the people may be unjust. Indeed, they are when they will wrongful actions and laws. So he says कि मतलब स्टेट के अंदर हम लॉज को इस पे जस्ट नहीं कह सकते कि ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या ये इसी बेस पे कि ये वर्क करता है। मतलब वो कहते हैं कि इनजस्टिस तो भी वर्क कर सकती है, ठीक है। मतलब एक टेम्पररी बेसिस पे अगर आप स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी जस्ट चाहते हैं तो उस केस में तो एक इनजस्ट वे के साथ भी आप एक लॉ को प्रमोट कर सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड ये है कि आपका जो भी सिविल लॉ है, जो भी पॉजिटिव लॉ है जो आपके स्टेट के अंदर बना है, इट मस्ट बी इन अकॉर्डिंग विद द नेचुरल लॉ, जो उसने पहले बताया, ठीक है। He lived in the waning years of the Roman Republic, and the venerable Republican structure was undergoing great stress in attempting to cope with the imperialist problems with which it was confronted. There was a powerful movement towards dictatorship as a solution, and Cicero was a leader of the forces who opposed such denouement. रोमन रिपब्लिक में जिस टाइम पे सिसरो थे उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी सिस्टम के अंदर, ठीक है। और सिस्टम के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ एक इंक्लिनेशन डेवलप हो रही थी, और रोम की जो ग्रेटनेस का जो प्रिंसिपल था, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक इंटरनली प्रॉब्लम उसके अंदर आ रहा था। उसके पीछे रीजंस क्या थे या उसका क्या बेसिक इशू है, ये एक अलग टॉपिक है जो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ शेयर कर दूं। बट सिसरो उसको देख रहा है और सिसरो ये आइडिया डेवलप कर रहा है कि इसको के मतलब इस सिस्टम के अंदर आप कैसे आप इसको बचा सकते हैं, ठीक है। और इसको बचाने के लिए कौन सा तरीकेकार हमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो इसी टाइम पे सिसरो की इंक्लिनेशन इट इज टुवर्ड्स दैट रिपब्लिकन प्रिंसिपल कि मतलब हमने लॉस के अंदर ही रहना है, ठीक है, इससे आउटसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है।
Okay, let me check your questions. I'm sorry, I didn't know. Habiba Malik, in case of natural law, according to Cicero, we cannot reason to approve or disapprove it. No, we cannot disapprove natural law. It is not possible. Like natural law खुद एक proved law है, ठीक है. हम जहां पे हम रीजन यूज करते हैं, हम अपने पॉजिटिव लॉ के अंदर, स्टेट लॉ के अंदर. फॉर एग्जांपल, आप कोई कानून बना रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो उसके अंदर आप जो लॉज बना रहे हैं, क्या वो लॉज जो है वो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ है या नहीं, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है. ये नहीं हो सकता कि हम नेचुरल लॉ को डिसप्रूव कर ले. इफ आई कुड अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, हबीबा. Let me check the next question. As Aristotle had mentioned, a slave is under the domination of someone who can. So how can he reason freely if he cannot act freely? Yeah, that's a very good question. But Cicero के understanding के मुताबिक, he would say कि शायद उसको तो हमने अलाउ नहीं किया कि वो फ्रीली रीजन कर ले, ठीक है. बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो रैशनल नहीं है, ठीक है. इसमें शक नहीं कि मतलब स्टेट ने अलाउ नहीं किया, सोसाइटी ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो फ्री थिंकिंग करे, वो क्वेश्चन करे. लेकिन एटलीस्ट इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि उसके पास रीजन नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है. सिसरो कहता है वो ह्यूमन बीइंग है, और अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो रिजल्टेंटली दैट मेक्स हिम अ रैशनल पर्सन, ठीक है. एंड सिंस ही इज अ रैशनल पर्सन, ही हैज ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटीज टू परफॉर्म, ठीक है, विद इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है. So that is how he would respond to your question. Okay. So I was saying कि सिसरो उसी टाइम पे था कि प्रॉब्लम्स थे सिस्टम के अंदर, और उसकी सोल्यूशन उनके ख्याल में उसी रिपब्लिकन स्ट्रक्चर के अंदर थी. He believed that a reassertion of the republican principles under which Rome had achieved greatness was the answer to Rome's problems. In his Republic, Cicero outlined the structure of what he believed to be a perfect state and attempted to show how Rome had evolved towards that ideal. So यहाँ पे उन्होंने डिफाइन भी किया है इसको. कॉमनवेल्थ का कंसेप्ट उन्होंने दिया था. मैंने पहले आपको कहा कि कॉमनवेल्थ या कंपोजिट स्टेट, ये इन लोगों का कंसेप्ट है जो कि उनके ख्याल में इज द पीपल्स अफेयर. कॉमनवेल्थ की डिफिनीशन वो ऐसे करते हैं कि इट इज द पीपल्स अफेयर, एंड द पीपल इज नॉट एवरी ग्रुप ऑफ men associated in any manner, but is the coming together of a considerable number of men who are united by a common agreement about law and rights and by the desire to participate in mutual advantages. So उसका मतलब ये है कि रिपब्लिक का, या ये आप जहन में रख के ये जो टर्म हम यूज करते हैं ना, रिपब्लिक, कंपोजिट स्टेट, कॉमनवेल्थ, इन सब की एक ही डेफिनेशन है जो यहाँ पे सिसरो ने डेवलप की है. और वो डेफिनेशन यही है कि ये लोगों का अफेयर होगा, लोगों का स्टेट होगा, लोगों के मसलों के बेस पे बनाया गया एक स्टेट होगा, जो कि सिर्फ ग्रुप ऑफ मेन पे बेस नहीं करेगा, बल्कि लोगों की वो टुगेदरनेस जो कि यूनिटी क्रिएट कर ले ओवर सर्टन लॉज एंड राइट्स, ठीक है. मतलब लोग जमा हुए और उन्होंने कुछ खास लॉज के ऊपर एग्रीमेंट किया. दैट इज व्हाट मेक्स द सिस्टम, दैट इज व्हाट यू कैन कॉल अ कॉमनवेल्थ, अ रिपब्लिक और अ कंपोजिट स्टेट, ठीक है. मतलब लोग जब एग्रीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दे विल एग्री ऑन सर्टेन लॉज, सर्टेन रूल्स, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. जब वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर, उनके दायरेकार, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, रूल के ऊपर बिलीव करते हैं, तो दैट इज व्हाट मेक्स द कॉमनवेल्थ, ठीक है, व्हिच इज अपोजिट टू डिक्टेटरशिप, ठीक है. इसका अपोजिट सिस्टम डिक्टेटरशिप है. डिक्टेटरशिप वही सिस्टम है कि जिसके अंदर एक बंदा अपनी पर्सनल इंटरेस्ट पे हुकूमत करता है, ठीक है. सो रोम के अंदर यही टेंडेंसी जा रही थी कि रोम उसी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, और सिसरो बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहे थे कि सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन द रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स. और रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स वही प्रिंसिपल्स जो कि कॉमनवेल्थ के प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर लोगों ने लॉज के ऊपर एग्रीमेंट की है, लोगों के विल की हुकूमत है, ठीक है, ठीक है. सो दैट्स हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट रिपब्लिक, दैट इज हाउ ही इज गिविंग अस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है. He simply reinstated that the Polybius doctrine of the mixed constitution, which he considered to be the best form of government. He was not a Democrat, but he endorsed such principles as human equality, the natural law,
गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो एक तो उन्होंने ये कहा कि पोलिबियस ने जो डॉक्ट्राइन्स पहले हमें दिए हैं मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसने दोबारा उसको रीइंस्टेट किया है, दोबारा उसको डिस्क्राइब किया है अपने बुक के अंदर, और ये कहा है कि दिस इज द ओनली वे कि जिसके थ्रू हम ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो एंड ही वाज नॉट अ डेमोक्रेट इन द सेंस के मतलब डेमोक्रेट उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं जो कि अपोजिट हो टू द रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, के मतलब जो कि लोगों की जस्ट विल उसमें शामिल हो, उसमें कोई रूल्स या लॉज ना हो, उसी को प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ही वाज नॉट अ प्योर डेमोक्रेट और प्योर believing in the will of the people, but he was a person who believed in the laws and rules that can maintain the system. ठीक है, so in that sense he is not a democrat. ठीक है, ह्यूमन इक्वालिटी पे भी बिलीव करते थे, नेचुरल लॉज पे भी, गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पब्लिक पार्टिसिपेशन पे भी, एंड द मैन हिमसेल्फ वाज कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट who choose to return to his past rather than to offer progressive solution to his country's problems. So again he wants the old system, he wants the past to maintain itself within the present. ठीक है, that is how he is thinking. He is not a progressive mind person. ठीक है, nevertheless praise must be accorded to Cicero's courageous stand against dictatorship, a stand which led to his murder by members of the Mark Antony group a year after the assassination of Julius Caesar. So unfortunately उसकी फिर डेथ हुई है, मर्डर हुआ है मार्क एंटोनी वो डिक्टेटोरियल ग्रुप था जो कि डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में थे, उन लोगों ने फिर उसको मर्डर किया अनफॉर्चुनेटली। बट द मैन वाज ऑफ कोर्स अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट स्टेट्समैन, and we may give him all kinds of credit when it comes to such kind of ideas जो स्टोइक्स का उन्होंने हमें दिया, कुछ प्रिंसिपल्स बताए, डेफिनेशंस, बेसिक्स बताए। तो दिस इज व्हाट मेक्स हिम ग्रेट एंड दिस इज व्हाट गिव्स हिम वेरी ड्यू क्रेडिबिलिटी इन द पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, सो आई विल स्टॉप इट हियर। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क मी, और अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल स्टॉप इट हियर। एंड कमिंग क्लासेस में